डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ये क्यों यूज करना चाहिए? ओके, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, और आप इसको बोल सकते हो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी तक आप जो कोडिंग कर रहे थे, जो भी आप फॉर्मल कोडिंग कर रहे थे, ठीक है, अगर आपको कहीं पे डिसीजंस लेना है वो नहीं कर सकते। सपोज अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना है कि भाई मुझे तुम दिखाओ या मुझे डिसीजन दे के दिखाओ कि अगर किसी का एज एबव 18 के ऊपर या 18 है वो वोटिंग दे सकता है, ये सपोज एक कंडीशन है। अगर किसी का एज 18 और 18 से ऊपर अगर है तो वो वोटिंग कर सकता है। अगर इस टाइप का अगर कहीं पे अगर आपको डिसीजन लेना पड़े तो आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहिए। तो ये मोस्टली डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अभी तक जो एरिया ऑफ ए सर्कल जो नॉर्मल अभी कोडिंग की है वहाँ पे क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे यूज कर रहे थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे एक डिसीजंस लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका आता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, ओके, स्विच केस, नेस्टेड इफ एल्स, ओके, एंड नेस्टेड स्विच केस, इस तरह का सब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आपका आता है जो कि हेल्प करता है आपका एक डिसीजंस लेने के लिए, आपका एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देता हूँ कि क्या क्या आता है। पहले आता है इफ, उसके बाद आता है इफ एल्स, उसके बाद आता है एल्स इफ, एल्स इफ लैडर, ओके। उसके बाद फोर्थ में आता है आपका नेस्टेड इफ एल्स, फिफ्थ में आता है आपका स्विच, ओके, स्विच केस इसको बोलते हैं। एंड इसके अंदर भी और एक आता है नेस्टेड स्विच केस, नेस्टेड स्विच केस, ठीक है। ये सारा चीज है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अगर आपको कहीं पे डिसीजंस लेना है तो आपको ये सारा याद रखना है, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस और नेस्टेड स्विच केस, ठीक है। ये 5 तरीके के आपका डिसीजंस मतलब स्टेटमेंट्स होता है जो कि हेल्प करता है एक स्पेसिफिक डिसीजंस लेने के लिए, एंड इसको हम जनरली कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। और उसके साथ ही एक लूप्स आता है, लूप्स। लूप्स का मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको रिपीटेडली यूज करना है, लूप्स, ओके। लूप्स के अंदर क्या क्या आता है, लूप्स जनरली ये बोलता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करना है, जैसे अगर मैं एक से 100 तक प्रिंट करना है, अगर मैं 1 से 100 तक प्रिंट करना है, सपोज आई वांट टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 100, ओके, और 1000 वट एवर, अगर 1 से 100 तक मुझे प्रिंट करना है तो आपको, अगर ये लूप्स हम जानते नहीं है, ओके, आपको पता नहीं है लूप्स क्या है, आपको 1 से 100 कोई बोलेगा प्रिंट करो, मुझे जावा को यूज करके, जावा कोडिंग को यूज करके 1 से 100 तक प्रिंट करके दिखाओ, तो आप लोग क्या करोगे, 1 से 100 तक प्रिंट करना है तो अभी तक आपको जितना पता है आप एक एक करके प्रिंट करोगे ना, 1 2 3 4 करके प्रिंट करोगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, अगर 1 से 100 तक अगर इस तरह का लिखते हो तो आपको 100 स्टेटमेंट्स चाहिए। अगर 1 से 100 तक लिखते हैं तो 100 स्टेटमेंट्स चाहिए, जो कि कोड के अंदर आपका ये क्या है, रिपीटेशन ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। ये रिपीटेशन को रिड्यूस करने के लिए आपको करना क्या है, ये लूप्स का हेल्प लेना है। तो इस लूप्स के अंदर आपका आता है फॉर लूप, वाइल लूप, इस तरह का, जैसे 1 हो गया फॉर और नेस्टेड, नेस्टेड फॉर, ठीक है। उसी तरह का वाइल और नेस्टेड, नेस्टेड वाइल। उसके बाद थर्ड में डू वाइल और नेस्टेड डू वाइल। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, लूप्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करता है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को टिल द कंडीशन, कंडीशन क्या, कहाँ तक पहुंचना है, 1 से स्टार्ट करके 100 तक मुझे पहुंचना है। कहाँ से पहुंचना है, 1 से स्टार्ट करना है, 100 तक पहुंचना है। अगर इस तरह का मुझे अगर कहीं पे मिलता है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना, तो मुझे यूज करना है लूप स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जंप स्टेटमेंट्स। क्या है, जंप स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू,
जो कि आता है ब्रेक, आता है जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर आता है कंटिन्यू, ब्रेक। ठीक है, ये सारा आपका जंप स्टेटमेंट के अंदर आता है। समझ में आ गया? तो अभी हम एक एक करके सारा एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये पूरा काम करता है। फाइन। तो पहला हो गया आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जो कि इफ एल्स, एल्स इफ, लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, नेस्टेड स्विच केस। दूसरा हो गया लूप्स। लूप्स के अंदर आता है प्रिंट 1 to 100, प्रिंट 1 to 100 फॉर नेस्टेड फॉर, वाइल, नेस्टेड वाइल, डू वाइल, नेस्टेड डू वाइल। उसके बाद आता है आपका ये जंप स्टेटमेंट्स, जो कि आपके पास एक कंटिन्यू, ब्रेक, ये सारा चीज। ओके, एंड रिटर्न भी होता है। रिटर्न भी एक वन टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट्स है। ठीक है, रिटर्न ये फंक्शन के अंदर आता है, रिटर्न स्टेटमेंट। मैं फंक्शन बताऊंगा, ये कंप्लीट होने के बाद हम फंक्शन टॉपिक के अंदर जाएंगे कि एक्चुअल फंक्शन है क्या। उसके बाद हम एंट्री करेंगे उप्स कंसेप्ट के अंदर, जो जावा का मेन कोर पार्ट है। ठीक है, उप्स के अंदर। फाइन, हो गया आइडिया? तो अभी चलो देखते हैं कि इफ को कैसे हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे जिसका नाम देंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग डॉट जावा। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं इफ के अंदर। ठीक है, पहला है इफ एंड इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट क्या है? आपको एक कंडीशन, मतलब एक कंडीशन बेस्ड करके काम करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक एज लिखा है। ठीक है, इंट एज, अभी जैसे बोल रहा था। ठीक है, एंड इस एज को मैं इनपुट करूंगा। ठीक है, जैसे स्कैनर है। ठीक है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये है आपका जो स्कैनर क्लास है। एंड अगर मुझे यहाँ पे, ठीक है, जो इनपुट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनपुट करना है। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं स्कैनर यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो इनपुट करूंगा, अगर उसका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है। अगर ट्रू है तो दिखाएगा एक स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है एक अनदर स्टेटमेंट दिखाएगा कि नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैकेज पहले इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, ये तो दिखाई नहीं रहा है, थोड़ा लेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, SYSOUT एंटर एज। उसके बाद एज इक्वल टू आपको SC डॉट नेक्स्ट int and if age is greater than equal to 18। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट दे सकते हो, नहीं भी दोगे चलेगा। ठीक है, देन यहाँ पे SYSOUT। तो यहाँ पे हुआ क्या, एज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिगनिंग में लिख सकते हो एज
ठीक है। अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एल्स, तो पहले इफ का देख लो, उसके बाद एल्स में जाएंगे। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ, ठीक है। उसके बाद कंडीशन, देन एंड, देन आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, इसके अंदर आपका रहेगा स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर आपका रहेगा क्या, स्टेटमेंट। ये इफ के लिए। अगर मुझे इफ एल्स लिखना है, अभी तो मैं ओनली इफ लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे इफ एल्स लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे एक एल्स पार्ट ऐड करना है, ठीक है, उसी इफ के अंदर, उस इफ के अंदर मुझे एल्स पार्ट ऐड करना है, एंड देन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी इफ हुआ है, अगर ट्रू है तो दिखाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर ट्रू नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। अगर ट्रू है, 100% ट्रू है तो दिखाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर ट्रू नहीं है मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। तो देखो कैसे, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है अगर मैं 12 दिया, दिखाया कुछ, कुछ नहीं दिखाया। क्यों, मैंने फॉल्स के लिए लिखा नहीं है, ओनली ट्रू के लिए लिखा है। ये जो कंडीशन है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू। लेकिन आपने तो ट्रू के लिए लिखा नहीं है, आपने फॉल्स के लिए लिखा, सॉरी आपने ट्रू के लिए लिखे हैं, फॉल्स के लिए लिखे नहीं है। तो फॉल्स के लिए यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, एल्स वाला पार्ट, एल्स वाला पार्ट जो है फॉल्स के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एल्स, ओके। आप कर्ली ब्रैकेट दे सकते हो, एक स्टेटमेंट के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। एच नॉट ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी देखो, अभी मेरा क्या आता है उस तरह का, अब ये पूछ रहा है 12, ठीक है। अब ये दिखाएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अब ये फिर से मैं अगर देता हूं यहाँ पे ट्रू के लिए, अब ये दिखाऊंगा यहाँ पे, देखो 18 लिखा, 18 एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये होता है आपका ट्रू सेंस एंड फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट दिखाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स स्टेटमेंट दिखाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ए इफ स्टेटमेंट, ओके। इफ एंड इफ एल्स, आइडिया हो गया। इफ क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ओके। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट हम जाएंगे एल्स इफ लैटर। इफ एल्स तो हो गया, इफ का मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तो दिखाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। एंड अगर इफ एल्स में जाते हैं, कंडीशन ट्रू हुआ तो ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो एल्स में दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल्स इफ लैटर। इसमें क्या होगा, नहीं ये बोलता है कि मल्टीपल डिसीजंस अगर लेना है, तो यहां से यहां तक ये जो तीन चीज है, ये जनरली मल्टीपल डिसीजंस के लिए बनाया गया है, यहां से, ठीक है। ये जो तीन चीज है ना, ये मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए बनाया गया है। मल्टीपल डिसीजंस का मतलब है एक से ज्यादा डिसीजन अगर आपको लेना है, तो आपको पहुंचना कहाँ पे, क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एल्स इफ लैटर, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा, एल्स इफ लैटर, ठीक है। तो चलो, तो कैसे यूज करते हैं, तो ये जनरली आपका कौन सा, जनरली प्रोस्पेक्ट कौन सा मेन मोटिव के लिए यूज करते हैं, मल्टीपल डिसीजन, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल डिसीजंस लेना है तो इसको हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे हम यूज करेंगे एल्स इफ, एल्स लेटर, ओके। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या,
तो मैं यहाँ पे पहले सिंटैक्स देख लो कैसे लिखा जाता है, एक्चुअली सिंटैक्स क्या है, तो कैसे इसको डिफाइन किया गया है। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। उसके बाद अगर पहला कंडीशन मैच नहीं हुआ तो एल्स इफ दूसरा कंडीशन। अगर दूसरा कंडीशन मैच नहीं हुआ, तीसरा कंडीशन। ठीक है, अभी तो 3 कंडीशन लिख दिया, तो कितना कंडीशन लिखना चाहिए ये डिपेंड करता है। सपोज आपके पास कुछ ऐसा रूल्स एंड सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं जो कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक कंडीशन में। जैसे मैं बोलूंगा एवरेज, ठीक है, मैं 2 कोडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। अगर पहले आपको मैं बोलता हूँ एवरेज, एक एवरेज निकालो स्टूडेंट का एंड उसको मेजर करो ग्रेड के साथ, कौन सा ग्रेड में आना चाहिए उस स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल और एवरेज। अगर उसका 60 के ऊपर आता है एक कंडीशन होगा, अगर मैं उसको बोलूंगा 50 के ऊपर आता है दूसरा कंडीशन होगा, अगर मैं बोलूंगा 40 के ऊपर आता है तीसरा कंडीशन होगा, अगर मैं उसके बाद बोलूंगा कि नहीं मुझे 40 के बाद कोई ग्रेड देना नहीं है, 40 के नीचे जितने हैं उनको फेल कर दो। ठीक है, ये कॉलेज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब जो कि आपका बोर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशंस ली। इफ एक 60 के ऊपर, बी 50 के ऊपर, सी 40 के ऊपर, उसके बाद जो रह गए उसको हम जनरली बोलते हैं डिफॉल्ट। जो स्टूडेंट्स 40 से नीचे रह गए डिफॉल्ट। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पे मैंने बताया ये जनरली डिफाइंड होता है कि हाँ आपको ये इतना कंडीशंस के अंदर करना है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकता है, 4 कंडीशन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपका प्रॉब्लम क्या है उस बेसिस को देख के हमको कंडीशंस डिफाइन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन दिखाया, उसके बाद अगर आप बोलोगे मैं यहाँ पे इस तरह का दे दिया डॉट्स। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपका जो हो रहा है ये एल्स वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिफॉल्ट। एंड इसमें आपका जो स्टेटमेंट्स यूज होगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट्स यूज होगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स यूज होगा। तो दिस इज द सिंटैक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले कोड करेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग 3। ओके, 3 डाटा होगा उसमें से सबसे बड़ा डाटा कौन है, तो इसके थ्रू हम निकालेंगे एलसीफ लैडर फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग 3। तो इफ तो उसके अंदर डालो आप कंडीशन। इफ को डालने से पहले पहले आप इनपुट तो करो, तो डिक्लेरेशन करो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। हो गया 3 डिक्लेरेशन। आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो 0 से, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू भी 0। इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, स्कैनर करो, स्कैनर SC न्यू स्कैनर, देन system डॉट इन। ओके, तो यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करो। अगर आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देते हो तो ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करते हो तो आपको स्कैनर के थ्रू इनपुट करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा हैबिट बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो नो इशू, आप इनिशियलाइज करके उस डाटा को यूज करके आप आगे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है, तो उसके बाद आपको a इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, b इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, c
सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हो गया, 3 इनपुट हो गया। अभी हम चेक करेंगे। देखो, तो 3 वेरिएबल्स है, उसको अगर हम कंडीशंस लेंगे कितना होगा, एक कंपेयर करेगा बी के साथ सी के साथ, उसके बाद दूसरे बार होगा बी कंपेयर करेगा ए के साथ सी के साथ। अगर पहले दोनों के अंदर ए एंड बी में कंपैरिजन के अंदर हमको बड़ा नहीं मिलता है, ए में बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, तो बच गया कौन, सी। तो लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट मैंने बताया एल्स, वो डायरेक्टली लिखा जाएगा। 2 कंडीशन हो गया, आपको पता है ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया। सी के लिए फिर से आप एल्स इफ नहीं लिखोगे, सी के लिए ओनली एल्स लिखोगे जो कि फाइनल है। एंड ये जो फाइनल होगा ये आपका जनरली डिफॉल्ट स्टेटमेंट को मतलब बताएगा कि ये डिफॉल्ट है, एंड इसमें अगर ए बी नहीं होता है तो लास्ट में सी तक पहुंचेगा, एनी हाउ पहुंचेगा वहां पे। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी किया, एंड लॉजिकल एंड, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए एंड उसके साथ ये भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी भी ट्रू होना चाहिए, ए ग्रेटर देन सी भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ए इज ग्रेटर। ठीक है, तब जाके ए इज ग्रेटर होगा। अगर ए बी से हो गया लेकिन सी से कंपेयर नहीं किया, नहीं होगा। उसी तरीके से इफ मतलब एल्स इफ, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बी कंपेयर करेगा ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी इज ग्रेटर। ओके, सब तो हो गया टेस्टिंग। लास्ट में बच्चा क्या, एल्स। ठीक है, यहां पे बचेगा क्या होगा, एल्स। हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, तीनों वेरिएबल्स के अंदर कंपैरिजन किया। अगर यहाँ पे चौथा होता, सी के बाद डी होता, तो क्या करते, तो उस तरह का लिखते, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी। 3 बार यहाँ पे लिखना होता, तो यहाँ पे 2 बार लिखना हो रहा है क्योंकि 3 वेरिएबल है। पहले ए का कंपेयर हुआ बी एंड सी के साथ, उसके बाद बी कंपेयर हुआ ए एंड सी के साथ, उसके बाद सी, लास्ट में बचा क्या, सी। अगर यहाँ पे मैं 4 लिखता, सपोज यहाँ पे 4 है, डी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, एंड यहां पे मैंने असाइन कर दिया डी, एंड यहां पे लिख दिया डी। तो अभी क्या करना है, यहां पे जो एल्स लिखा है ना, ये फिर से बढ़ जाएगा इफ, क्योंकि ए बी हो गया। अभी सी का करना है, किसके साथ, ग्रेटर देन ए के साथ, उसके बाद सी ग्रेटर देन बी के साथ, एंड सी ग्रेटर देन डी के साथ। तो यहां पे भी एक एक ऐड होगा, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो उसके बाद सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी। ओके, तो तीनों हो गया। अभी बचा कौन, एल्स। एल्स में क्या आएगा, डी। ओके, समझ में आया। तो यहां पे आपका ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ये सारा ट्रू होना चाहिए, क्योंकि आंड केस है। आंड केस क्या बताता है, आंड केस ये बोल रहा है कि आपका जो भी कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशंस, बोथ ट्रू होते हैं तब जाके ट्रू। अगर इस कंडीशंस के अंदर एक भी फॉल्स हो गया तो एंटायर कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड जो लिखा है, इसका मतलब है आपका सारा कंडीशंस जो भी रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी मैं इनपुट करता हूं, उसके बाद आप देखो कि कैसे इसका रिजल्ट निकलता है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। सपोज 5
2 7 8 8 इज आया। तो 5 ए के लिए गया, बी के लिए गया 2, सी के लिए गया 7, डी के लिए गया 8। तो यहाँ पे आप देखो 5 2 के साथ होगा, 5 7 के साथ होगा, 5 8 के साथ होगा, फेल हो गया। 2 5 के साथ होगा, 2 7 के साथ होगा, 2 8 के साथ होगा, फेल हो गया। उसके बाद फिर से सी का 7 5 के साथ ट्रू हो गया, 7 2 के साथ ट्रू हो गया, लेकिन 7 8 के साथ फॉल्स हो गया। जो लास्ट जो थर्ड वाला है, सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन सी डी, तो इसमें 7 है। ठीक है, पहले मैं गया था कितना, तो यहाँ पे आपका आया था, यहाँ पे आपका आया था 5, इसके नीचे आपका आया 2, इसके नीचे कंपेयर हुआ किसके साथ, 7 के साथ, एंड लास्ट में जो बचा 8। तो पहले जो ए का कंपेयर हुआ 5 किसके साथ, बी के साथ, 5 ग्रेटर देन बी ट्रू, लेकिन 5 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, 5 ग्रेटर देन 8 फॉल्स। तो यहाँ पे दो कंडीशंस फॉल्स हो चुका है, एक कंडीशन ट्रू है। आप तो जानते हो लॉजिकल एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर हर एक कंडीशन ट्रू होता है तब जाके ट्रू दिखाएगा, एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो पूरा एंटायर कंडीशनल ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एल्स इफ लैडर, मल्टीपल डिसीजंस लेना एंड आपको दिखाना। ठीक है, तो ये था एल्स इफ लैडर। अभी अगर एक अनदर कोड करते हैं, एवरेज निकालते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड एवरेज एल्स इफ। तो कैसे निकालेंगे, एक स्टूडेंट है, उसका 5 मार्क्स है, ठीक है, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, उस सारे मार्क्स को हमको क्या करना है, जो भी उसका वैल्यू रिजल्ट आया होगा सारा रिजल्ट को सम अप करना है। उसके बाद टोटल निकालने के बाद उसका एवरेज निकालना है। उस एवरेज को हमको क्या करना है, एलसीफ लैडर के अंदर डालना है कि ये कौन सा ग्रेड उसको मिलेगा। हमारे पास 4 ग्रेड है, ए है, बी है, सी है, एफ है। ठीक है, ए बी सी एफ, ये चारों ग्रेड के अंदर कौन से ग्रेड के ये पर्टिकुलर स्टूडेंट आएगा, तो किस ग्रेड के अंदर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को लिया जाएगा, मतलब कैसे ये चेक करेगा। तो आपको पहले क्या करना है, एक स्टूडेंट का 5 मार्क्स व 5 सब्जेक्ट्स पहले डिक्लेयर कर दो। ठीक है, एंड आप इंटीजर में लो, होल नंबर लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड और क्या लेते हैं, इंग्लिश। तो सब में डाल दो 0। हो गया। उसके बाद क्या करना है, स्कैनर लिखना है। यहाँ पे मैं ले जाता हूँ कॉपी करके। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया ये। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे बोलो एंटर स्टूडेंट मार्क्स एंड ये जो स्टूडेंट मार्क्स हम एंट्री करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंजीनियर, इंग्लिश नॉट इंजीनियर इंग्लिश होगा ये। तो हम एक एक करके इनपुट करेंगे थ्रू स्कैनर। ठीक है, एंड उसके साथ ही हम यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक होगा टोटल और दूसरा होगा एवरेज। ठीक है, ये सारा चीज अब टोटल 0 करके जितना इनपुट होगा वो सारा चीज को एक एक करके इनपुट के साथ आर कर सकते हो, आरए के थ्रू कर सकते हो। आरए तो अभी आपको बताया नहीं हो, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आरए को यूज करके भी ये कर सकते हो। एक एक सब्जेक्ट इनपुट होगा, टोटल के साथ ऐड होते जाएगा। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे इनपुट लेना है।
तो अभी यहाँ पे पहला है PHY, फिजिक्स इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट 8। ठीक है, मैं इसको 5 बार लिख देता हूँ। हो गया। सेकंड आ गया आपका केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि डिस्प्ले करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। ठीक है, फाइन, हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। अभी टोटल निकालो। ओके, उसके बाद एवरेज। परसेंटाइल निकाल सकते हो, नहीं तो परसेंटाइल निकाला फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं फ्रैक्शन नहीं निकाल रहा हूँ। ओनली आपका क्वेश्चन का पार्ट होगा एंड ओनली डिवीजन के थ्रू हम जो भी रहेगा उसको हम डायरेक्टली लेंगे। आप इसको मतलब जैसे कोई किसी का होगा 85.56, तो इसको तो 56 नहीं बोलेगा, इधर 86 करके होल्ड करेंगे। ठीक है, एंड आजकल तो CGPA चल रहा है, उस CGPA के थ्रू भी उसी तरीके से बोलते हैं, 8.6, 8.7 इस तरह करके बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल निकाल देता हूँ, उसके बाद 5 डिवाइड कर दूंगा 5 सब्जेक्ट्स, और वो एवरेज निकल जाएगा। एंड इसी एवरेज को मुझे इफ के अंदर लेके जाना है। तो इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन ग्रेड कितना आएगा, मैंने यहाँ पे ग्रेड दिया ग्रेड A। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ग्रेड B। एल्स इफ अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सॉरी हाँ 40 हुआ, तो यहाँ पे आएगा ग्रेड C। तो कोई भी कंडीशंस के बाद आपको सेमीकोलन नहीं देना है, ये याद रखना है। मैं कोई भी कंडीशंस आप देख रहे हो ना, कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं, जहाँ पे कंडीशन होगा वहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया जाता, क्योंकि कंडीशन के अंदर अगर सेमीकोलन देते हो उसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट्स लिखते हो वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। देखो आपने, मैंने क्या किया हूँ, इफ लिखा हूँ, इफ के लाइन पे आपका सिस्टम आउट प्रिंटलन नहीं है, इफ क्या लाइन के थोड़ा सा अंदर सिस्टम आउट प्रिंटलन है। इसका मतलब क्या है, प्रोसेसर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो नीचे वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूशन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट जो कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कभी सेमीकोलन ऐड नहीं करना है इफ कंडीशंस के अंदर आफ्टर एंड। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट में ये तो हो गया, लास्ट में हमको करना क्या है, एल्स, उसके बाद यहाँ पे ग्रेड F का मतलब यहाँ पे फेल। ठीक है, ग्रेड F मतलब ABC, देन F का मतलब यहाँ पे फेल। फाइन, आइडिया हो गया। अभी देखो ये पूछेगा, एंट्री करो,
आ गया ग्रेड बी। ठीक है, ओवरऑल निकाला, उसको एडिशन किया, डिवाइड किया 5 के साथ, और जो भी वैल्यू आया अगर वो 50 के ऊपर रहता है तो ठीक है, आएगा वो ग्रेड बी। अगर वो 60 के ऊपर रहता है ग्रेड ए। अगर वो 40 के ऊपर रहता है और 50 के नीचे रहता है तो आएगा ग्रेड सी। तो दिस इज द वे यू कैन एग्जीक्यूशन ऑफ एल्स इफ लैडर। क्या है? एल्स इफ लैडर है, इसको हम बोलते हैं एल्स इफ लैडर। ठीक है, अभी तक कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या है? इफ एल्स तो पढ़े, अभी ये नेस्टेड इफ एल्स क्या है? एल्स इफ लैडर तो पढ़े। ओके, तो ये क्या है? हाँ, हाँ, यस, हाँ, और एक इफ एल्स रहेगा। अगर इफ के अंदर और एक इफ एल्स स्टेटमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। ओके, हमने अभी तक इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया था बिगिनिंग में। इफ एल्स, इफ के अंदर एक इफ एल्स रहेगा उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो कैसे होगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमको करना क्या, पहले सिंटैक्स देखो। ठीक है, इफ कंडीशन, इसके अंदर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स टू। ओके, उसके बाद एल्स में भी उसी तरह का इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। हो गया, दिस इज द सिंटैक्स, कैसे नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। दिस इज द प्रॉपर वे यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। तो अभी देखो कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम एक कंडीशन यूज करेंगे, क्या ऑलरेडी हम यूज कर चुके थे इफ एल्स इफ लैडर के अंदर, फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग थ्री। फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग थ्री, वहां पे 4 निकाले बाद में, आप लोग खुद अपना अपने हिसाब से 4 को निकालोगे, मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग 4। 4 के अंदर बड़ा कौन है? अभी मैं 3 के अंदर बड़ा करूंगा, आप लोगों को घर पे 4 के अंदर बड़ा कौन है ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो, मैं पहले क्या करूंगा, उस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज वहां से लेके आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला, ये सारा चीज मैं लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं 3 का करूंगा। ठीक है, अभी नीचे आएंगे, अभी क्या करेंगे, एक एक करके इनपुट करेंगे। बस अभी स्टार्ट होगा कंडीशन। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू हो जाता है, ट्रू होता है, ठीक है, पहले ट्रू सेंस में जाओ, ए ग्रेटर देन बी ट्रू होता है, तो इसके अंदर इफ ए ग्रेटर देन सी होना चाहिए, एंड लिख रहा होगा यहाँ पे क्या, ए ग्रेटर
नहीं तो एल्स होगा कौन, सी इज ग्रेटर। ठीक है, ये था एल्स। उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं होता है तो बच गया कौन, ए ग्रेटर देन बी नहीं होता है, मतलब यहाँ पे पता चल गया बी बड़ा है। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो बी बड़ा है, ए छोटा पड़ गया। तो अभी बचा कौन, बी एंड सी के साथ, क्योंकि ए एंड बी के साथ कंपैरिजन हो गया, तो बचा अभी बी एंड सी के साथ। तो अभी यहाँ पे चेक होगा बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बी ग्रेटर, उसके बाद एल्स सी ओके, हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इवेलुएट करना है। तो अभी देखो रन करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। ठीक है, तो पहले दो 4 78 98 हो गया, 90 इज ग्रेटर, 98 इज ए ग्रेटर। फाइन, आइडिया हो गया। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स। अभी लास्ट में हम जाएंगे स्विच केस। लास्ट में बचा क्या, स्विच केस एंड नेस्टेड स्विच केस। ठीक है, तो स्विच केस क्या है। तो स्विच केस के अंदर पहले आप सिंटैक्स देखो, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। स्विच केस एस, तो आपको लिखना है स्विच। उसी तरह का मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए यूज होता है स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। आप यहाँ पे डालोगे, इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप क्या करोगे, केस लेबल्स लिखोगे। क्या बोलते हैं उसको, केस लेबल। उसके बाद स्टेटमेंट 1 एंड ब्रेक। ब्रेक क्यों लिखना है बताऊंगा अभी। तो उसके बाद फिर से क्या करना है, केस, जितना केस होना चाहिए उतना होगा। जैसे अभी हमने एल्स इफ लैडर में किए, नेस्टेड इफ एल्स में किए, तो जितना हमको मतलब लग रहा है कि यहाँ पे कंडीशंस है, बन सकता है, उतना कंडीशंस यहाँ पे बनेगा। ओके, मैं 3 रखा एंड यहाँ पे बाकी मैंने डॉट दे दिया। तो यहाँ पे लास्ट में डिफॉल्ट एक मैंडेटरी लिखना है, जैसे एल्स में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। बस
तो हुआ क्या यहाँ पे, तो दिस इज द सिंटैक्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह का जाएगा, यहाँ पे एक लेबल आएगा जिसको हम बोल सकते हैं, ये इसको एन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। डिफॉल्ट से पहले मतलब यहाँ पे और एक चीज डिफाइन कर सकते हो, केस लेबल एन, ठीक है। स्टेटमेंट एन देन ब्रेक। अगर ये करते हो, क्यों एन क्यों लिखा, और भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं स्विच। स्विच आपको उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन लिखना है। क्या हो सकता है, जैसे मुझे इवन नंबर फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर इज ए इवन और नॉट, तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूं या क्या एक्सप्रेशन लिखूं, मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा n मॉडुलस 2। अगर n मॉडुलस 2 लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे दो चीज मिलेगा, आइदर रिमाइंडर मिलेगा 0, नहीं तो रिमाइंडर मिलेगा 1। तो सर आप यहाँ पे रिमाइंडर क्यों बोल रहे हैं, मॉडुलस जो दिया गया है ऑपरेटर, आपको अभी ऑपरेटर के बारे में बताया था। मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या है, आपका रिमाइंडर पिक करेगा। डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या है, क्वोशेंट पिक करेगा। यहाँ पे मैं जो एवरेज निकाल रहा था, यहाँ पे कहाँ गया, ये जो फाइंड एवरेज एलसीफ, तो यहाँ पे जो एवरेज निकाल रहा था मेरा क्वोशेंट वाला पार्ट जा रहा है, तो यहाँ से क्वोशेंट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एन मॉडुलस निकालता हूँ परसेंटाइल 2, तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिलेगा। एंड रिमाइंडर दो तरीके ही हो सकता है, एक 0 में होगा, नहीं तो एक 1 पे होगा। अगर 0 पे होता है, ठीक है, अगर वो 0 पे होता है जनरली होगा इवन नंबर, अगर 1 पे होता है जनरली होगा ऑड नंबर। ओके, अगर 0 पे होता है तो इवन नंबर, अगर 1 पे होता है तो ऑड नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कैसे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका दो केस लेबल्स होगा, केस एक 0 के लिए होगा एंड केस होगा किसके लिए, 1 के लिए। एंड केस जो 0 के लिए होगा वो जनरली आपका डिस्प्ले करेगा इवन के लिए, केस जो 1 के लिए होगा वो जनरली डिस्प्ले करेगा ऑड नंबर के लिए, ठीक है। और दोनों के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, जब आपका जनरली यहाँ पे क्या है ना, स्विच केस के अंदर ये ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होगा। जैसे अभी तक आप नेस्टेड इफ एल्स में देख चुके हो और एल्स लैडर में देख चुके हो कि स्टॉप हो जाता है, मतलब अगर आपको बीच में रुकना है रुक सकते हो। लेकिन केस के अंदर, स्विच केस के अंदर ये नहीं होता। स्विच केस क्या बोल रहा है कि अगर मेरा एक स्टेटमेंट ट्रू होता है, मतलब जो केस लेबल के साथ स्टेटमेंट मैच करता है, मतलब ये जो लेबल्स है ना, ये जो लेबल 1, इस लेबल 1 एंड यहाँ पे जैसे मैं अभी बोला, यहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा 0 नहीं तो 1, ये दो केस आएगा। अगर मेरा केस लेबल 0 हुआ, सपोज ये आपका 0 है, ठीक है, एंड ये आपका 1 है, दो केस लेबल यहाँ पे आया, और नीचे केस लेबल की करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद लास्ट में डिफॉल्ट स्पेसिफाई करना है। तो दो केस लेबल एक डिफॉल्ट, क्योंकि पता चल रहा है 0 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर मेरा 0 आता है तो ये स्टेटमेंट इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद उस लेबल को वहां से बंद करने के लिए, मतलब नेक्स्ट लेबल को, मतलब आपका कंट्रोलर को मूव ऑन नहीं करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, वहां पे ब्रेक देना पड़ रहा है। ब्रेक मतलब स्टॉप हो जाओ, आगे मत बढ़ो, स्टॉप वहां पे, क्योंकि उस केस लेबल के अंदर हमको रिजल्ट मिल गया, नेक्स्ट केस लेबल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट केस लेबल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली तो नहीं जाएगा, आपको ब्रेक वहां पे डालना पड़ेगा। तो ब्रेक क्या करता है, मतलब कंट्रोलर को बताता है कि भाई वहां पे स्टॉप हो जाओ, हमारा केस लेबल्स मैच कर गया है, आपको नेक्स्ट में नहीं जाना। अगर आप वहां पे ब्रेक हटा देते हो, आपका तो जो स्टेटमेंट हुआ है वो तो दिखाएगा, जो लेबल्स के साथ जो मैच हुआ वो तो दिखाएगा वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट को चला जाएगा, जो कि अनफेयर है, ठीक है। एक्चुअल होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप कर रहे हो ब्रेक को हटा के। अगर ब्रेक हटाते हो तो उसका जो रूल्स के हिसाब से ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो आपको ब्रेक मैंडेटरी देना है, ठीक है। एंड ब्रेक देने की वजह से जहां पे केस लेबल मैच करेगा वहां पे वो प्रिंट करेगा, जहां पे केस लेबल मैच नहीं करेगा वहां पे वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। एंड जो भी स्टेटमेंट्स होगा प्रिंट तो नहीं करेगा, तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो दिस इज द फंडा। एंड डिफॉल्ट क्या है, जैसे नेस्टेड इफ एल्स हो गया आपका, सॉरी नेस्टेड इफ एल्स बोल रहा हूँ, एल्स इफ लैडर हो गया, ठीक है। एल्स इफ लैडर के अंदर एल्स वाला पार्ट था लास्ट में, अगर कोई भी पर्टिकुलर केस लेबल मैच नहीं करता,
यहाँ पे डिफॉल्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो मैच होगा। ठीक है, कोई भी केस लेबल्स मैच नहीं करता है तो वहां पे क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो कोड करके दिखाऊंगा, एक भावेल्स का दिखाऊंगा एंड दूसरा अभी आप देखोगे कि कैसे इवन ऑड निकाल सकते हैं स्विच केस को यूज करके। ठीक है, तो देखो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आ जाता है इंट n इक्वल टू 0, तो स्कैनर लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से मैं स्कैनर ले जाता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n का वैल्यू निकालो, पॉइंट। ठीक है, n का वैल्यू क्या है निकालो। उसके बाद करना क्या है, n का वैल्यू इनपुट करने के बाद n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, देन while, सॉरी while बोल रहा हूँ, सॉरी while नहीं है, sc डॉट नेक्स्ट int, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। उसके नीचे आपको करना है स्विच ब्रैकेट के अंदर n मॉडुलस 2। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको केस लेबल्स लिखना है, केस 0 कॉलम, उसके बाद कॉलम देना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है क्या, sys। यहाँ पे तो 0 का मतलब है n इवन नंबर, ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर से केस 1, n प्लस ऑड नंबर, ब्रेक, देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। तो नाइदर नॉट लिख सकते हो, नॉट ए इवन नंबर लिख सकते हो, नॉट ए इवन नंबर। ओके, नॉट ए इवन नंबर। फाइन, नॉट ए इवन नंबर। तो अभी रन करो इसको, तो अभी ये पूछेगा क्या, 23 दे रहा हूं, ऑड नंबर आया। फिर से रन करता हूं, आ गया इवन नंबर। ओके, एरर आया, वाई, बिकॉज मैंने क्या इनपुट लिया, मैंने लिया फ्रैक्शन में एंड मैंने दिखाया क्या है इंटीजर में, तो इसलिए यहाँ पे एक इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर लेना है, मैं क्यों लिया, मुझे डिफॉल्ट वाला चाहिए एंड डिफॉल्ट वाला तो आपका नॉट ए इवन नंबर कब होगा, तो एक से क्या इन्फिनिट तक आपका जितने सारे नंबर्स आते हैं वहां पे दो ही केस आएगा, आइदर इवन नहीं तो ऑड, ये दो केस ही आएगा। ठीक है, एंड उन दोनों के नंबर्स के अंदर आपका रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स आता है एंड उस रेशनल इरेशनल नंबर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, √2 √3। ठीक है, एंड ये सारा चीज
समझ में आ गया? तो ये था आपका स्विच केस के अंदर। तो ये सिंपल था, इवन नंबर कैसे निकाल सकते हैं स्विच केस को यूज करके। और एक कोड देखो जो कि मैं यूज करूंगा आपका, कहाँ पे, भावल्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कैसे भावल्स को चेक कर सकते हैं यूजिंग स्विच केस। आप 2 मिनट के अंदर वो चेक करो, आप खुद कर पा रहे हो कि नहीं। यूजिंग स्विच केस फाइंड आउट द भावल्स, करो 2 मिनट के अंदर। ओके, तो कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे भावल्स क्या है या नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक अनदर फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू, चेक भावल्स यूजिंग स्विच, या भावल्स स्विच। स्टैटिक void main string args। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर इनपुट करेंगे एंड उस कैरेक्टर को चेक करवाएंगे कि ये भावल है या नहीं। ठीक है, तो भावल का मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 भावल्स हैं। ठीक है, एंड ये जो 5 भावल्स हैं लोअर केस में भी है, अपर केस में भी है। लोअर केस मतलब अगर आप स्मॉल लेटर्स में देखते हो वहां पे भी वो भावल्स हैं, अगर आप अपर केस लिखते हो वहां पे भी ये भावल्स है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको क्या 2 तरीके से चेक करना है, मतलब लोअर केस एंड अपर केस के अंदर। हाँ नहीं, हमको ये कुछ करना नहीं है, हम दोनों स्विच केस कंडीशंस को वहां पे लेके जाना है। ठीक है, स्विच केस के अंदर हम 2 स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एक अपर केस के लिए, एक लोअर केस के लिए। ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या करना है, एक कैरेक्टर डिफाइन करना है, कैरेक्टर सी एच। ओके, एंड इसको आपको डालना है, इनिशियलाइज करना है /0 के थ्रू। ये जनरली डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, कैरेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू नॉल। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही मैं अभी तक कर रहा था, स्कैनर, स्कैनर लेके जाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने वही स्कैनर लेके जाता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे एंटर द कैरेक्टर। ठीक है, एंटर द कैरेक्टर, एंड यहाँ पे करना क्या है, एंटर द कैरेक्टर के अंदर सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर 8। एक फंक्शन है जो कि हमको हेल्प करेगा एक सिंगल कैरेक्टर कीबोर्ड से रीड करने के लिए। ठीक है, रीड द सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए ये हेल्प करेगा। हो गया, अभी हमको क्या करना है, स्विच के अंदर चलो, स्विच, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दो सी एच। ठीक है, स्विच के अंदर मैंने स्टेटमेंट डाल दिया सी एच। ठीक है, एंड यहाँ पे केस, केस क्या होगा, पहला स्मॉल लेटर का होगा, दैट्स ए, कॉलम दे दो, उसके बाद फिर से लिखो केस कैपिटल ए। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, ए प्लस कैपिटल ए, ये जो दो है सी एच। ठीक है, प्लस ई जे भावल, देन ब्रेक। ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सबको एग्जीक्यूशन करते चला जाएगा। केस, उसके बाद क्या है, ई, एंड क्या लिखना है उसके बाद, केस ई, देन सी एच प्लस
is a vowel. Break. Case I. Case I. CH plus is a vowel. Case O. CH plus is a vowel. ठीक है, उसके बाद केस ई ए आई ओ यू. केस सी एच प्लस अभी लास्ट को डिफॉल्ट क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट्स. बस हो गया. तो ये था स्विच केस. फाइन. हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट है. अगर ब्रेक नहीं डालते हो ये क्या करेगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर केस लेबल के अंदर एंट्री कर जाएगा एंड जहां पे ब्रेक हिट हुआ वहां पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक से, ये जो ब्लॉक देख रहे हो यहां से निकलेगा एंड इसके बाद अगर कुछ स्टेटमेंट्स है उसको प्रिंट करेगा. तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. आफ्टर ब्रेक. आफ्टर ब्रेक इसका मतलब क्या है, अगर ब्रेक हिट होता है यहाँ पे पहुंचेगा एंड ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. तो आपको लगेगा कि ब्रेक जब हिट हुआ तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक से निकला, कहाँ पे पहुंचा, उस पर्टिकुलर स्विच केस के बाद जो स्टेटमेंट है 41, यहाँ पे आप देख रहे हो ना 41, लाइन नंबर 41 में पहुंचेगा. तो ये होता है आपका जनरली वर्क ऑफ द क्या वावेल्स इन स्विच केस. तो देखो कैसे काम करता है, पहले रन करते हैं. पूछा तो मैंने यहाँ पे दिया पहले Q. ठीक है, Q इज ए कॉन्सोनेंट्स एंड आफ्टर ब्रेक. देखो आफ्टर ब्रेक का मतलब कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा कि नहीं. ठीक है, आफ्टर ब्रेक का मतलब क्या है, यहाँ पे पहुंच गया. फिर से रन करो तो यहाँ पे मैं देता हूं E. E इज ए वावेल आफ्टर ब्रेक, ब्रेक के बाद. ठीक है, फिर से रन करो. I. I इज ए वावेल आफ्टर ब्रेक. ठीक है, तो ये था आपका स्विच केस. फाइन. स्विच केस कैसे काम कर रहा है पता चल गया. ओके ठीक है. तो इस तरीके से स्विच के अंदर एक नेस्टेड स्विच केस है. आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होता है मैं करूंगा. ठीक है, जैसे अभी तक नेस्टेड इफ एल्स किए उसी तरह का नेस्टेड स्विच केस है. मतलब जब भी ये केस लेबल मैच करेगा इस स्टेटमेंट के जगह पे, इस स्टेटमेंट के जगह पे आपको एक स्विच केस फिर से करना पड़ेगा. मतलब एक स्विच लिखना पड़ेगा उस स्टेटमेंट के जगह पे जहां पे केस लेबल मैच करेगा. ठीक है, अगर आप पहले केस लेबल मैच करवाते तो ठीक है, स्विच केस A1 पे लिख लो, नहीं तो आप बाद में करते हो कहीं पे भी आपको एक स्टेटमेंट के अंदर आपको स्विच केस लिखना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ए नेस्टेड स्विच केस. स्विच केस के अंदर एक अनदर स्विच केस.
ओके, हो गया। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो लूप्स है एंड जंप स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट है अभी तक बिगनिंग से? कुछ नहीं। हाँ बोलो। बिना स्विच केस के थ्रू भी भावल्स फाइंड आउट करना पॉसिबल है या नहीं? कोई कर सकता है, स्विच केस के बिना भी हो सकता है। आप इफ एल्स के थ्रू निकाल सकते हो। इफ एल्स, इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड निकालोगे, इधर और करोगे, और करके करोगे एंड नहीं, सी एच ग्रेटर देन इक्वल सी एच इक्वल टू ए और सी एच इक्वल टू ई, सी एच इक्वल टू आई, सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू जैसे है ना, तो आपको हर एक कैरेक्टर के बाद ये लिखना है। ठीक है, तो अगर ये वो कहीं पे कैरेक्टर मैच कर गया और केस के अंदर, तब जाके वो होगा क्या, आपका भाव है। नहीं तो एल्स में आएगा, एल्स में आएगा, कॉन्स में आएगा। ये इफ एल्स में होता है। आप नेस्टेड इफ एल्स में भी कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से ये हो सकता है अगर मैं स्विच केस का अलावा करता हूं। ठीक है, ओके। हेलो। हाँ हाँ असो बाहर चलाने बाट रहे हो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। हाँ हाँ, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप अगर चाहोगे तो कर सकते हो। मैं आपको जानने के लिए बताया कि इनिशियलाइज करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ले जाता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो मतलब जो है इनिशियलाइज, मतलब पहला बिगनिंग वैल्यू है वो नॉल है। ठीक है, इस तरह का। हाँ, वो ले जाता है, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये सिंगल कैरेक्टर को पिक करने के लिए, अगर आप ओनली नेक्स्ट देते हो, वहां पे आपका मल्टी कैरेक्टर जाएगा, एक से ज्यादा। ठीक है, अगर आप उसके बाद कैरेक्टर 8 करते हो, ये रीड करेगा सिंगल कैरेक्टर। यस। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं आपको ये सारा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।